नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और मैं हूं नगमा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जो देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर हैं, उन्होंने एक नया बयान दिया है। तो पहले हमारी लीड स्टोरी इसी से जुड़ी हुई है, तो ये देखेंगे उन्होंने क्या कहा है। कल एक कार्यक्रम में किस तरह से बलूचिस्तान को धमकाया है और इसके अलावा उन्होंने भारत से के बारे में क्या कहा है। इसके साथ साथ एनडीटीवी दुनिया में आगे देखेंगे गाजा का हाल। गाजा में बूंद बूंद पानी के लिए कैसे तरस रहे हैं लोग और इजराइल के हमले जारी हैं। इसके अलावा चीन में कैंटन का मेला, जहां पर लगी है विदेशी खरीदारों की भीड़। ट्रंप के टैरिफ वॉर का इस पर क्या असर पड़ रहा है। और इसके बाद एक तस्वीर न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड जहां पर तूफान ने हर तरफ तबाही मचा दी है। और आखिर में वेनेजुएला में 17वीं सदी की एक परंपरा आज भी जिंदा है। दिखाएंगे आपको इसकी झलक। सबसे पहले हमारी लीड स्टोरी यानी भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने के बाद से ही वहां पर सेना का दबदबा रहा है। भले ही चुनी हुई सरकारें रही हों, लेकिन होता वही है जो सेना चाहती है। और इस वक्त भी ऐसा ही है, बल्कि कुछ ज्यादा ही है। सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे हैं और ये बात दुनिया को भी पता है। वो खुद भी नेताओं की तरह बात कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर मुद्दे पर पाकिस्तान का हाल बेहाल है। लोग नेताओं को गालियां देते हैं, लेकिन सेना पर उंगली उठाने की हिम्मत किसी को नहीं। देश के हर सूबे में आग लगी है, सेना पे हमले हो रहे हैं, लेकिन आसिम मुनीर की ताकत में कोई कमी नहीं। सुनिए उन्होंने क्या नई बात कही है, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पर ही चर्चा हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर दूसरे कई बड़े मंत्री मौजूद थे, लेकिन छाए रहे पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर। उन्होंने पाकिस्तान बनने से लेकर देश में चल रही अशांति तक हर मुद्दे पर पूरी तरह से एक मंझे हुए नेता की तरह बात की, चेतावनियां दी, धमकियां दी। अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely. पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं और जनरल मुनीर लोगों को बंटवारे की कहानियां याद दिला रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी इसे सुनाने की बात कर रहे हैं। जनरल मुनीर बलूचिस्तान के अलगाववादियों को बस 1500 लोग ही बताकर धमका रहे हैं। और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. ओवरसीज पाकिस्तानियों के सम्मेलन में उन्होंने निवेश की भी बात की और कहा कि आतंकवादी इस देश का भविष्य नहीं छीन सकते। ये पहली बार नहीं है जब जनरल मुनीर इस तरह की बातें कर रहे हैं। सरकार भले ही शहबाज शरीफ की हो, लेकिन हकीकत में चलती आर्मी की ही है। पाकिस्तान में पदस्थ राजनयिक उनसे मिलते हैं, बाहर से आने वाले प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करते हैं और वो खुद भी प्रतिनिधिमंडल लेकर विदेश जाते हैं। इमरान खान के मामले में किसी को मिलना हो तो उन्हीं से मुलाकात होती है। रोज ही किसी न किसी सरकारी समारोह में जनरल आसिम मुनीर मौजूद होते हैं। पाकिस्तान में रोजमर्रा के कामकाज में फौज का दखल पहले से ही है। इस वक्त ये और बढ़ा हुआ है। लोग खुलकर नहीं बोलते, लेकिन देश के हालात के लिए फौज को
दोषी ठहराते हैं। पाकिस्तान पर इस वक्त भारी कर्ज है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान पर। कई सूबों में सरकारी कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला है, लेकिन सेना से जुड़े लोगों को कोई कमी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में सेना ही बड़ी बड़ी मिलें चलाती हैं, टोल के ठेके उनके पास हैं, उनके कई मॉल्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं। ऐसे हालात में जनरल मुनीर का भारत के हवाले से इस तरह की बातें करना कई सवाल उठाता है। कहा जाता है कि भारत के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए पाकिस्तान कई तरह की कोशिशें करता रहता है, लेकिन भारत के साथ सामान्य रिश्ते पाकिस्तान की सेना के लिए हमेशा से घाटे का सौदा रहा। तो पाकिस्तान की सेना के प्रमुख ने कश्मीर को पाकिस्तान की शह रग बताया, यानी कि शरीर की सबसे अहम रग जिसके कट जाने से मौत पक्की है। लेकिन इस पर भारत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पलटकर सख्त जवाब दिया है। Can anything foreign be in there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. देखिए, पाकिस्तान चाहे कितनी चाहे, है ना, उसकी जो एक रेपुटेशन है कि वो दुनिया में आतंकवाद का वो केंद्र बिंदु है, एपी सेंटर है, ये बना रहेगा, चाहे वो अपने आप को कितने इस प्रकार के बयानबाजी देके अपने को दूर करना चाहे। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार आरजू काज़मी, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मा चलानी। आरजू काज़मी, आप बहुत बहादुरी से अपने शोज़ करती हैं और आपके जो चैनल पे आपके शोज़ हैं, अभी इसके बाद भी वो मैंने देखा, आपने जनरल साहब से अपने शो में कई सवाल पूछे हैं कि भारत से इतनी जंगें लड़ी पाकिस्तान ने, मुल्क तो बटे लेकिन हासिल क्या हुआ, इकॉनमी का बुरा हाल है, लोन के लिए IMF के सामने खड़े हैं। तो आसिम मुनीर ने जो बयान दिया है उसको पाकिस्तान में कैसे देखा जा रहा है? आम जनता क्या इस बात को समझ रही है या वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं किसी पॉलिटिकल नैरेटिव में? ये एक काफी मंझे हुए पॉलिटिशियन का बयान है। देखिए, यहाँ पर उनकी स्टेटमेंट को या उन्होंने जो बात की है कल, उसको उसमें लोग जो हैं वो डिवाइडेड हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ उन्हें सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर हम सोशल मीडिया पर और जगह देखें तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी की जा रही है। जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं उसको लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं, ख़ास तौर पे कश्मीर को लेके जो कहा गया है उसके ऊपर भी लोग बात कर रहे हैं। उसके साथ उन्होंने कहा कि टू नेशन थ्योरी की उन्होंने बात की है, उसके ऊपर भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और यही बात की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ पहुँचा दिया गया है। साथ उन्होंने कहा कि हिंदुओं के साथ नहीं रहा जाता, तो उससे डेफिनेटली पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी है वो भी हर्ट हुई है। तो उनकी कई चीज़ों के ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो चल रही है, लेकिन जैसे कि आप खुद भी यकीनन जानती होंगी कि यहाँ पर बात करना जो है वो इतना आसान नहीं है। कुछ हिम्मत थोड़े बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है हैरत की बात ये है कि मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। बलूचिस्तान के ऊपर भी बात की जा रही है, तो डेफिनेटली उनकी जो स्पीच थी उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शेड में नहीं लिया जा रहा। तो इस स्पीच का इस वक्त मतलब क्या लगता है आपको? क्या लगता है आरजू, क्यों उन्होंने इस तरह की स्पीच दी इस वक्त? कौन उनके टारगेट ऑडियंस थे? क्या बलूचिस्तान से ध्यान हटाने की बात है? एक पॉलिटिकल बयान उनका है? देखिए, डेफिनेटली बलूचिस्तान से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है, अगर आप उसको छोड़कर और बाकी सारी दुनिया की बात कर रहे हैं, अगर आप बार बार जो है वो रिलीजियस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इनमें एक बार फिर जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो भी उनकी झलक भी दिखाई दी है लोगों को, और जनरल ज़ियाउल हक की झलक भी दिखाई दी है। तो लोग जो हैं वो इस बात को ऐसे ही ले रहे हैं कि ये शायद बलूचिस्तान और KPK से ध्यान हटाने की कोशिश है और लोगों को दूसरी तरफ लगाया जा रहा है कि जी कश्मीर हमें लेना है, और भारत के साथ जो हमारा एक डिस्प्यूट रहा है उसके ऊपर बार बार बात करने की कोशिश की गई है। जबकि यहाँ पर इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जो पब्लिक यहाँ पर मौजूद है उसको जो है वो किसी तरीके से तमाम फैसिलिटीज़ उनको दी जाएं, और साथ ही साथ बलूचिस्तान और KPK के लिए जो पॉलिसीज़ इस वक्त चल रही हैं इनकी, उसको देखने की ज़रूरत है कि सिर्फ वहाँ पर ऑपरेशंस लॉन्च करने से मामला हल नहीं होगा। उन लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, उनको बिठाकर डायलॉग करना होगा। बलूचिस्तान के लोगों को सिर्फ ये कह देना कि जी सिर्फ 1500 लोग हैं और
हम उन्हें देख लेंगे, तो अगर सिर्फ 1500 ही लोग हैं तो फिर इतने टाइम से कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया? बहुत से सवाल हैं जी। जो लोग इस वक्त डेफिनेटली हमारी फौज से भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट से भी। फौज से भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट से भी, लेकिन ये बात भी है कि फौज ही है जो कि गवर्नमेंट पर इस वक्त भी हावी लगती है। आरजू ब्रह्मचलानी हमारे साथ हैं, सामरिक मामलों के जानकार। ब्रह्मा, ये हमेशा से पूरी दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान में जब चुनी हुई सरकारें रही हैं तो भी फौज का दबदबा रहा है, और आज भी जनरल आसिम मुनीर का जो बयान है वो यही दिखाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री भी बैठे, बावजूद उसके इनके बयान की ही चर्चा है और वो ही एक लीडर की तरह बात कर रहे हैं, यही नहीं कि आर्मी चीफ की तरह बात कर रहे थे। तो ये क्या दिखाता है वहां पर अभी भी गवर्नमेंट और आर्मी के इक्वेशन को? जब से जनरल जियाउल हक थे मिलिट्री रूलर पाकिस्तान के, तब से पाकिस्तान मिलिट्री का जो इस्लामाइजेशन हुआ है, जिस तरह से इस्लामिस्ट टेंडेंसी पैदा हुई हैं, वो जनरल मुनीर एक्सप्रेस कर रहे हैं। और आयरनी की बात यह है कि अभी भी जो बात कर रहे हैं कि मुस्लिम्स और हिंदूज अलग अलग हैं, दे कैन नॉट लिव टुगेदर, पाकिस्तान में देखिए, पंजाब के अलावा बाकी जगह देखिए, गिलगित बल्तिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन देखिए, बलूचिस्तान देखिए, सिंध देखिए, वहाँ पर अनरेस्ट नहीं है, वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स नहीं है। तो पंजाबी मुस्लिम्स के अलावा जितने भी बाकी पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी स्टेट से खुश नहीं है, उनके खिलाफ रिबेल कर रहे हैं। और दूसरी तरीके से दूसरे एंगल से देखें तो एक तरह से जनरल मुनीर इनडायरेक्टली इंडिया के सेकुलरिज्म पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में 15% पॉपुलेशन मुस्लिम है जो पीसफुली कोएग्जिस्ट करती है हिंदूज के साथ। जी। तो जब कहते हैं कि हिंदूज और मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर, तो ये इंडिया का जो सेकुलर फैब्रिक है उस पर डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं। और ये करके वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त? भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं उससे ध्यान हटाने की कोशिश है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो वहाँ पे जॉबलेसनेस है या महंगाई है या फिर इकोनॉमी की जो हालत है, तो वो फिर से कश्मीर शहे रग है, कश्मीर की बात उठाना और हिंदू मुसलमान की बात उठाना। मकसद इस वक्त क्या लगता है आपको ब्रह्मा? काफ़ी डेकेड से पाकिस्तान मिलिट्री रिलीजन और टेररिज्म, ये दो वेपन्स यूज कर रही है, नेबर्स के खिलाफ, भारत के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ जी, और डोमेस्टिकली भी। मगर अब क्या है कि पहले बारी विद इन पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ लोग बोल रहे हैं खुलेआम, जो पहले लोग नहीं बोलते थे। जी। ये एक तरह से रिस्पेक्ट था आर्मी के लिए। अब जो रिस्पेक्ट था, जो आर्मी के लिए जो रिस्पेक्ट था पहले, उसमें इरोशन हुआ है। तो इस समय जो इंटरनल प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं पाकिस्तान में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, हर किस्म के प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। और इन प्रॉब्लम्स के पीछे यही रियलिटी है कि आर्मी इज द मेन पावर इन पाकिस्तान। तो लोगों का जो डिसकंटेंट है और जो गुस्सा है जी, वो आर्मी के खिलाफ है। तो जैसा आरजू भी मेंशन कर रही थी कि अभी भी सोशल मीडिया पे एक बटी हुई व्यू है, काफ़ी लोग खुल के बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। आरजू काजमी आपका, खास पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी, और ब्रह्मचलानी आपका भी। तो इस वक्त जो हालात हैं वो, जैसा ब्रह्मा भी कह रहे थे, कि आर्मी के खिलाफ भी एक नाराज़गी अब दिखती है, साफ डिसकंटेंटमेंट है, क्योंकि वहाँ पर अभी जो हालात हैं उसके लिए सेना को ही लोग जिम्मेदार मानते हैं। और अब आगे बढ़ते और बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिका में 4 छात्र ट्रंप सरकार की नीतियों के खिलाफ अदालत चले गए हैं। इनको डर है कि किसी बहाने से इनको देश से निकाला जा सकता है। इस बीच एक भारतीय छात्र को मिली जीत से दूसरे छात्रों के भी हौसले बढ़ गए हैं। क्या ट्रंप अदालत के फैसले का सम्मान करके आगे के फैसले लेंगे या वो बदला लेने के मूड में फिर से आ जाएंगे? ऐसा लगता है कि जो ट्रंप की नीतियों के साथ नहीं है, ट्रंप हर उस शख्स को देश से बाहर करना चाहते हैं, चाहे वो छात्र हो, कहीं पर काम करता हो या फिर अमेरिका में शरण लेने की कोशिश कर रहा हो। जहाज भर भर कर उन्होंने लोगों को उनके देश भेजा है, लेकिन उनका विरोध बढ़ रहा है, उनके खिलाफ प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। इस बीच
अमेरिका से डिपोर्ट करने की आशंका के बीच भारत का एक छात्र अदालत चला गया है। इसका नाम चिन्मय देवरे है। उसके साथ ही चीन के जियांग्युन बू और कुई यांग और नेपाल के योगेश जोशी भी होमलैंड सुरक्षा विभाग के खिलाफ कोर्ट गए हैं। इनका कहना है कि बिना कोई नोटिस दिए या सफाई मांगे इनका छात्र इमिग्रेशन स्टेटस खत्म कर दिया गया है। इनका दावा है कि ना तो इन पर कोई आरोप है, ना इन्होंने कोई अपराध किया है, ना इन्होंने इमिग्रेशन से जुड़ा कोई कानून तोड़ा है और ना ही किसी राजनीतिक मुद्दे से जुड़े प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। इस बीच डिपोर्ट करने के मामले में एक भारतीय छात्र को जीत मिली है। विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई न करने के लिए अदालत ने कहा है। कोर्ट ने कहा है कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ना तो उसे गिरफ्तार कर सकता है, ना ही डिपोर्ट कर सकता है और ना ही वीजा रद्द कर सकता है। इस छात्र की पढ़ाई अगले ही महीने यानी मई में पूरी होने वाली है। दरअसल मार्च के आखिरी दिनों में सैकड़ों विदेशी छात्रों को ईमेल भेजकर उनका F1 वीजा रद्द करने की सूचना दी गई थी। इन छात्रों में कई भारतीय छात्र भी थे। इनमें से कई पर तो इजरायल विरोधी प्रदर्शनों में शरीक होने के आरोप थे, लेकिन कुछ को इजरायल विरोधी पोस्ट को लाइक करने, शेयर करने या उस पर कमेंट करने के आरोप में भी निशाना बनाया गया। ज्यादातर छात्र हार्वर्ड, कोलंबिया, येल, कैलिफोर्निया और मिशिगन विश्वविद्यालयों के थे। इनको अपने देश न लौटने पर हिरासत में लेने, जुर्माना लगाने और डिपोर्ट करने की चेतावनी दी गई। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अब तक 162 नोबेल पुरस्कार विजेता निकल चुके हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो अच्छा काम नहीं कर रही। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि हार्वर्ड को अब एक ढंग का शैक्षणिक संस्थान तक नहीं माना जा सकता, ना ही उसे दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाना चाहिए। ट्रंप बनाम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने अब यूनिवर्सिटी को धमकी दी है कि अगर सरकार की शर्तें नहीं मानी गईं तो सरकार विदेशी छात्रों के हार्वर्ड में दाखिले पर रोक लगा दी थी। इन्होंने शर्तें ये रखी थी कि डिपार्टमेंट ऑफ डाइवर्सिटी को बंद कर दिया जाए और चाहे वो फैकल्टी हो या स्टूडेंट, उनमें उनकी जो भर्तियां हैं उसके ऊपर सरकार का हस्तक्षेप रहेगा। दुनिया के कई इलाकों में जंग चल रही है और वहां की अब खबरें देखते हैं वॉर जोन से। गाजा के लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है और इजराइल के हमले नहीं थम रहे हैं। नया सीज फायर नहीं हो पा रहा है और हमले रोज चल रहे हैं। ताज़ा हमले में गाजा में 23 लोग मारे गए हैं। खान यूनिस से लेकर जबालिया तक यही हाल है। जब भी पानी का टैंकर आता है इसी तरह से लोगों की भीड़ लग जाती है। सबको उम्मीद रहती है कि उनके डिब्बे जरूर भर जाएंगे। पानी तो साधारण सी चीज है, हम कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं। पानी, खाना और इलाज हमारा मूल अधिकार है। हर शख्स को रोज 6 से 7 लीटर पीने का पानी मिलता है। इजराइल पिछले 7 हफ्तों से गाजा में कोई सप्लाई नहीं आने दे रहा है। सामुदायिक रसोई रोज 10 लाख लोगों से ज्यादा के लिए खाना तैयार करती है, लेकिन ये खाना सिर्फ पेट भरने लायक ही होता है। लोगों के पास खाने पीने को नहीं है और इजराइल के हमले जारी हैं। खान यूनिस में हमलों में 23 लोग मारे गए हैं। एक हमले में 10 लोग मारे गए जो एक ही परिवार के थे। दूसरे हमले में 13 लोग मारे गए जिनमें 9 बच्चे शामिल थे। उधर वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना के हमले जारी हैं। उसने एक गांव मिसलिया में 2 आतंकवादियों को मारने का दावा किया है। फौज का कहना है कि उसके सैनिक मोहम्मद जकरने को गिरफ्तार करने के लिए गए थे, जिस पर 6 जनवरी को एक बस पर हमला करने का आरोप था। इस हमले में 3 लोग मारे गए थे। सेना ने उस गुफा को घेर लिया जहां ये लोग छुपे हुए थे। गोलीबारी में मोहम्मद जकरने और मारो खजमिये मारे गए। खजमिये को नवंबर 2023 की डील के तहत गाजा में रिहा किया गया था। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के उत्तरी इलाकों में आज तेज हवाएं और भारी बारिश हुई है। इस तूफानी मौसम की वजह से बिजली के तार और खंभे तबाह हो गए, पेड़ उखड़ गए और बाढ़ आ गई। ये तबाही चक्रवाती तूफान टैम ने ढाई है, जो आहिस्ता आहिस्ता न्यूजीलैंड के उत्तर पश्चिमी इलाके की तरफ बढ़ रहा है। नॉर्थलैंड के हजारों घरों की बिजली गुल हो गई है और मोबाइल फोन टावर भी प्रभावित हुए।
और आखिर में आज का वीडियो। वेनेजुएला के शहर कैराकास में बेसिलिका सांता टेरेसा से पारंपरिक नाजरीन ऑफ सेंट पॉल का जुलूस निकाला गया। इस जुलूस की खासियत ये है कि ये 17वीं सदी से लगातार निकाला जा रहा है और ये परंपरा आज भी जारी है। इसमें फूलों से गूंधी हुई सूली पर ईसा मसीह की एक तस्वीर को जामुनी रंगों के कपड़े पहने हुए चुनिंदा श्रद्धालु अपने कंधों पर उठाते हैं। जुलूस में हिस्सा लेने वाले कई श्रद्धालु नंगे पांव इस धार्मिक जुलूस में हिस्सा लेते हैं। इस बार भी हमेशा की तरह हजारों लोग इसमें शामिल हुए।